किसी भी प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन चीफ कंपोनेंट है खासकर प्रोटीन और अदर बायोमोलिक्यूल्स का। लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन होते हुए भी हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, चिल्लाते रहते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से थोड़ा सा भी रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूरिया नाम का एक कंपाउंड बहुत ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल वही यूरिया जो एक एसेंशियल कंपोनेंट बन गया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जिसे आजकल लोग ये भी कहते हैं कि बहुत नुकसान होता है। लेकिन सोच के देखिए कि ये जो ह्यूज अमाउंट में हम पल्सेस या ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ये इसी मॉलिक्यूल की वजह से है। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी तो हमारे पास इतनी फूड अवेलेबिलिटी भी नहीं थी कि हर एक इंसान को भरपेट खाना मिल सके। ये फर्टिलाइजर्स ही थे जिन्होंने हमें इतनी ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन दिया, क्योंकि प्लांट्स इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन को यूज कर लेंगे और अपने लिए बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज कर लेंगे। तो यूरिया प्रोडक्शन एक एसेंशियलिटी थी। अगर मैं आपको एक बेसिक सा डाटा दूं तो लगभग 200 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया हमने यूज किया है 2023 के अराउंड। 200 मिलियन मीट्रिक टन। सोच के देखिए कि अगर आपको इतनी ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए आपको कितना अच्छा इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए। और यही हेल्प करती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको सिर्फ ये नहीं बताती है कि क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। हमारा टॉपिक भी यहीं से शुरू होने वाला है। मैं आपको एक बेसिक सा तरीका देता हूं। हमने कहा कि यूरिया आप किससे बनाएंगे। यूरिया प्रोडक्शन जो है वो किससे किया जाता है। यूरिया प्रोड्यूस करते हैं हम दो सिंपल मॉलिक्यूल से, जिनका नाम है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके हमारे पास बनाते हैं यूरिया। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CO NH2। बिल्कुल वही व्हाइट ग्रेन्स जो आपने नॉर्मली अपने खेतों में देखे हुए। अब ये अमोनिया प्रोडक्शन सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है। सबसे सस्ता सोर्स हमारे पास ये हो सकता है कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएं और हमारे पास अमोनिया बन जाए, क्योंकि हाइड्रोजन हमें वाटर से अवेलेबल हो सकता है और नाइट्रोजन ऑलरेडी एनवायरनमेंट में 78% प्रेजेंट है। तो ठीक है, हम एनवायरनमेंट में से उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सस्ता भी रहेगा, टिकाऊ भी रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम, दोनों ही लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ। हमारे पास सबसे पहला जो आप कंसेप्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है, कितनी चीजों को लेंगे, कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यहां से सेट हो जाता है। अगर मैं इसे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो यहां से मुझे पता लग जाता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास बनेंगे 2 मोल अमोनिया, यानी कि 34 ग्राम अमोनिया आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम हाइड्रोजन। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नाइट्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, उन्हें मिक्स करेंगे और आपके पास अमोनिया बन जाएगा। अगर इतना सिंपल होता तो कहानी सेट ही हो गई थी। इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इसे हैबर प्रोसेस कहते हैं। ये नोबल प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है, और ये प्रोसेस नोबेल प्राइज विनिंग है। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस आपको फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में रिवॉल्यूशन देने वाला है। तो इस प्रोसेस की वजह से इसे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। अब कहानी ये है कि हमें ये रिएक्शन होती हुई नहीं दिख रही, तो इसीलिए हमने यूज किया अपनी केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का, जिसे आप कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एक इक्वेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस इक्वेशन की हेल्प से आपने ये बताया कि आप इस रिएक्शन को करने के लिए कंडीशन क्या लेंगे, और कंडीशंस आ गई। हमारे पास कंडीशन थी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आप अप्रोक्सीमेटली 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करिए, 450 के अराउंड टेम्परेचर मेंटेन करिए और रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू होती है 94.2 किलो जूल पर मोल, यानी कि हमारा काम आसान होता जा रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ आपको ये बता सकता है कि कोई रिएक्शन कितनी आसानी से होना चाहती भी है या नहीं।
वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है या नहीं है। हमारे पास सबसे मेन मुद्दा ये रहता है कि क्या वो रिएक्शन जल्दी से हो सकती है। अगर मान लो कि इंडस्ट्री में आपको एक रिएक्शन करवाने में सैकड़ों साल लग रहे हैं तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो हमने एक और टॉपिक पढ़ा, दैट टॉपिक वाज केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स आपको बताता है कि किस तरीके से इस रिएक्शन को आप आयरन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके स्पीड अप कर सकते हैं। यानी कि जिस रिएक्शन को होने में आपको लग रहा है कि बरसों लग जाएंगे, उस रिएक्शंस को आप कुछ घंटों में करके अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम अभी भी है। यू आर ओनली कैपेबल टू कन्वर्ट 15% ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इनटू अमोनिया। सोच के देखिए, आपने इंडस्ट्री लगाई है और आप रिएक्टेंट के सिर्फ 15% को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन एक तरीके से रुक गई है, कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा। जितना अमोनिया बनना था बन गया, आपको बार बार रिसाइकलिंग करनी पड़ रही है। इसका मतलब कुछ न कुछ कमी है। और यहीं से आता है हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के दो सबसे डरावने टॉपिक माने जाते हैं। इन्हें कंसीडर किया जाता है कि ठीक है भैया, आप पढ़ लेता हूं, बस इतना कर लेता हूं कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आप इस माइंड प्रोसेस के साथ इसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा ही। लेकिन अगर आप इसे पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से टॉपिक आया है, क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्या कमियां रह गई थी हमारी लॉज में जिन्हें ये दूर करने वाला है, तो आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा। सो हियर इज योर मेंटर आर कौशिक, ओनली ऑन पढ़ाकू बच्चा। सबसे पहले हमारे टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। अगर हम एचटेट की बात करें तो एचटेट में थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, और इक्विलिब्रियम, इन दोनों की ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। आप यहां से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम से ऑन एन एवरेज 7, 8 और 8, यानी कि 7 to 8 क्वेश्चंस यहां से आते रहे। और अब तो सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया है, तो आपका सिलेबस रिडक्शन की वजह से ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि आपके एवरेज में मान लेता हूं, 8 भी छोड़िए, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास सिर्फ 7 टॉपिक्स ही हैं, 7 क्वेश्चन ही यहां से आने वाले हैं। सो अगर आपके 7 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, तो मान के चलिए कि आप मोर देन 11.5% सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों भी ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। यानी कि 4 चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके 15 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आउट ऑफ 60। 15 मार्क्स बहुत ज्यादा हो गए भाई। सिर्फ 4 घंटे, मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे का लेक्चर ये है, 1-1.5 घंटे का ये है, और ये है ऐसे ही है। तो हमारे अगर 15 क्वेश्चंस ये 4 लेक्चर देख के कवर हो रहे हैं, तो आई थिंक इससे बेटर मैं कुछ नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम देखो, जब हमारी क्लासेस चल रही थी, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई होप मैंने 17 to 18 आवर्स में कंप्लीट किया है। लेकिन यहां पर मैं आपको जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये भी अगर सुन लेते हैं और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, चाहे आपको मुश्किल लगे। आसान चीजें पढ़ते आ रहे हैं आप, लेकिन अब आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जिंदगी आसान चाहिए तो हार्ड तो भैया मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन हाइड्रोजन एंड आयोडीन गिव राइज टू हाइड्रोजन आयोडाइड इज Kc, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई है और उसमें पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। पहले एक सिंपल से वर्ड में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है। वाटर ही कंसीडर कर लेते हैं। आपके पास वाटर बोतल होती है, गर्मी में आपने देखा होगा कि अगर वो बंद है तो उसके ऊपर ना वेपर्स बन जाते हैं। तो ये वेपर्स क्या करेंगे, आपको पता है गैसेस हमेशा अपने कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाती हैं, तो ये वेपर्स भी प्रेशर लगाएंगे। क्या हम इसे वेपर प्रेशर कहेंगे? नहीं। वेपर प्रेशर हम कब कहेंगे? जैसे ही वाटर को हीट मिलेगी तो वो वेपर बनाना शुरू कर देगा। लेकिन ये वेपर्स प्रेशर तो लगा रहे हैं, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कब कहेंगे? जब इसमें इतने वेपर बन जाएं कि और ज्यादा वेपर्स ना बन सके। मतलब क्या इस बात का? यानी कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा
उतने ही वेपर्स वापस किस में बदल जाएंगे, लिक्विड में। एक ऐसी स्टेट आती है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के। उस टाइम पर जो यहां पर वेपर प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर यहां पर फील कर रहा है कंटेनर, वो वेपर प्रेशर है। तो ये हमारे पास है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें जो हमारी प्रोसेस थी वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी दोनों तरफ स्पीड बराबर हो गई। नॉर्मल मेमोनिक्स यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेडमिल के ऊपर खड़े हैं, ये आपका ट्रेडमिल है, आप यहां पर खड़े हैं। ट्रेडमिल की स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़े ही टाइम के बाद, अभी आप मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद आप मुझे यहां पर दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है। अगर इसी ट्रेडमिल को हम रिवर्स कर दें, यानी कि आपकी ट्रेडमिल जो है उसकी स्पीड है 20 और आपकी स्पीड है 10, तो अगर आप यहां खड़े थे तो थोड़ी देर के बाद आप मुझे यहां पर दिखाई देंगे। ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आपको चेंज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अगर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेडमिल की स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है और आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, तो आप मुझे 10 सेकंड, 1 घंटे, 3 घंटे के बाद यहीं पर दिखाई देंगे। आप चल रहे हैं लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि जो स्पीड है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो सेम हो गई है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, बहुत लेट अचीव हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि ये आपकी स्पीड जो है, जैसे ट्रेडमिल की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, आपने ट्रेडमिल पे चलना शुरू किया, आपने देखा कि आप पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड कम है, तो आपने तेज भागना शुरू कर दिया। अगर आप यंग हैं, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो आप जल्दी ही इस स्पीड को मैच कर लेंगे। अगर आप एज्ड हैं, आपके घुटने बोल चुके हैं, तो भाई स्पीड को अचीव करने में टाइम लगेगा। तो कितनी जल्दी आप दोनों डायरेक्शंस में स्पीड को बराबर करते हैं, या आपका केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज कितनी जल्दी दोनों डायरेक्शंस में स्पीड को अचीव करता है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरीके से आपको यह बताता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद दोनों डायरेक्शन में स्पीड बराबर हो जाएगी। इस चीज को समझते हैं एक छोटे से एक्सप्रेशन के थ्रू। मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहां पर लिखता हूं, A B गिव राइज टू इक्विलिब्रियम आ रहा है C प्लस D। यानी कि शुरू में A और B मिलके C और D बना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे C और D की अमाउंट बढ़ती गई, वैसे वैसे C और D ने वापस क्या बनाना शुरू कर दिया, AB। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया। अब हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है, जैसे रेट 1 में से कंसीडर कर लेता हूं, R1 में से मान लेता हूं, यानी कि फॉरवर्ड RF कह देते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट कितनी आसानी से प्रोडक्ट में बदल रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड हो गई। और हम इसे लिख सकते हैं RF इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे KF, दैट इज A रेज टू पावर A B रेज टू पावर B। इसे आप रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई। इसे हम रेट कांस्टेंट भी कहेंगे। उसी तरीके से इस रिएक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए KB, और स्पीड डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर। अब इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कहता है कि भैया मैं वो सिचुएशन हूं जब दोनों तरफ की स्पीड बराबर हो जाए, यानी कि RF इक्वल हो जाए RB के। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करूं तो मैं कह सकता हूं KF इज इक्वल टू, सॉरी KF क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। किसके इक्वल हो गया, KB कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार इक्वल पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं KF डिवाइडेड बाय KB लिख देता हूं, रेट कांस्टेंट दोनों को मैंने इक्वल कर दिया।
ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। प्लीज समझिए, इक्विलिब्रियम पर अमाउंट बराबर नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इक्विलिब्रियम पर ऐसा नहीं है कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये चीज। लेकिन ये पक्का है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी बदल रहा है। 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से एस्टेट में। और आपका इस रेशियो को ही आप क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तरीके से आपके पास रेशियो है रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट बताता है स्पीड के बारे में, रेट कांस्टेंट की किस किस में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। या इसी को आप क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये भी आपको किसके बारे में आइडिया देगा, केसी की वैल्यू के बारे में। अब अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना है, आपने रिएक्शन शुरू की, ज्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया था, तब इक्विलिब्रियम आया। अगर केसी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा बची हुई है, आपको इंडस्ट्री में नुकसान हो जाएगा। इस मेथड से आपको कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कोई सेटअप लगाना पड़ेगा। देखो इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े सेटअप हैं, ऐसा नहीं है कि एक नाइट्रोजन का सिलेंडर रखा है, एक हाइड्रोजन का, 2 पाइप जोड़ी, लो भैया अमोनिया ही अमोनिया। कोई तो जुगाड़ होगा ना, कुछ न कुछ तो साइंस के लॉज वहां पर लग रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड नहीं करता है, पहले तो ये देखो, ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट किस पर है। ना तो ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे, और ना ही ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे एट अ टेम्परेचर टी। टेम्परेचर चेंज मत करना भाई, देखो मैंने फॉर्मूले में कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता, क्योंकि KF और KB की वैल्यू फिक्स होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है एट अ टेम्परेचर T। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपके पास KF और KB की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन हम बिना चेंज किए यूज कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम जब आ गया, जो कंसंट्रेशन C की है वही, जो D की है वही, चेंज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है। याद रखिएगा, ये यूज करता है वो, और लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम अब ये देखेंगे, ठीक है केसी की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती, क्या है केसी का मतलब, क्या बता रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो फिर ये डिपेंड किस पर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस आपके स्टेट में आए हुए हैं, किस चीज पर डिपेंड करती है। देख रहे हैं कैसे 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस 5-10 मिनट के बाद। तो हमारे पास किस चीज पर डिपेंड करती है, सबसे पहला वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई लड़की है, उसे उसकी सास कैसे रिप्रेजेंट करती है और उसकी माँ कैसे रिप्रेजेंट करती है, उससे उसकी गुण अवगुण भैया दुनिया डिसाइड करती है ना। एक बेसिक सा फंडा आम जिंदगी में रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। तो उसी तरीके से किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया गया है वो बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई नॉर्मल रिएक्शन है यार, A B और इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो रहा है C D में, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, यानी कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। लो जी, ये हमारे पास हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, C plus D गिव राइज टू A plus B, तो इसके लिए मान लेते हैं कि C डैश मैंने मान लिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ A B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। ठीक है, अच्छा मैं इसे क्या करता हूं, रिवर्ट कर देता हूं, 1 बाय KC डैश अगर मैं लिखूं तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, C इसे भी रिवर्ट कर देंगे, D डिवाइडेड बाय A और B, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये किसकी वैल्यू है, KC की वैल्यू, तो मैं क्या कह दूंगा, 1 बाय KC डैश इज इक्वल टू KC। मतलब अगर आपने एक रिएक्शन को उल्टा कर दिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे थे, अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएंगे
तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/this। मतलब अगर आपके लिए कोई भी, देखो आप चेंज समझना, मान लो कि किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, आपने उसे उल्टा करके लिख दिया, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू कितनी है 0.5। ये इससे कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के चांसेस 4 गुना कम हो गए। बात समझ में आ रही है? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो ये फेवरेबल सिचुएशन है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होंगे, दोनों के बराबर हो बड़ा रेयर चांस है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप रिएक्शन को उल्टा करने की कोशिश करेंगे तो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, जो आपकी रिएक्शन कंडीशंस है, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा यहां पर और किस चीज पर डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है स्टोक्योमेट्री के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है? मैं एक नॉर्मल सी इक्वेशन लेता हूं। जैसे हम ले लेते हैं कि हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर दिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है? हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर दिया है किसमें? ऑक्सीजन गैस में। अब अगर हम इसे बैलेंस करें तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। क्लियर है? अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख के देखिए, Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेज़ टू पावर 2। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? NO2 गिव राइज टू 1/2 N2 प्लस O2। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखो, क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रेज टू पावर 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? Kc डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेज टू पावर 2। अब इसकी जगह देखो फिर से मैं क्या लिख सकता हूं? ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या बन गया? मैं कह सकता हूं Kc डैश का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? Kc के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एक इक्वेशन को अगर आप किसी n नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में चला जाएगा? स्क्वायर। देखो पहले ध्यान से समझना, किस में चला जाएगा? स्क्वायर में। किसका? जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। पहले वाले से अगर कंपेयर करोगे तो Kc डैश किसके इक्वल हो जाएगा? ये इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू देगा वो और इसकी पूछेगा, इसीलिए मैंने रिलेशन इसके रिस्पेक्ट में बनाया है। तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, नहीं। पर मान लो कि पहले इसकी वैल्यू 2 थी, तो ऐसा नहीं है कि 2 से डिवाइड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, नहीं। उसको 2 का स्क्वायर रूट आपको करना पड़ेगा, 1.4 हो जाएगा। मतलब कि जो भी वैल्यू दी गई थी उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो आप कहिए कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, Kc रेज टू पावर 1/4। इसे क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं, इसे 1/2 लिख सकते हैं। तो जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वही उसकी रूट पावर में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिवाइड करने पर ही होता है। अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से n नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc डैश यानी कि न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? जो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था रेज टू पावर 2, सो रेज टू पावर n। मतलब अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेज टू पावर 2, डबल मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर में चला जाएगा। अगर आपके पास इक्वेशन थी और आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डबल नहीं होगा, रेज टू पावर 2। यानी कि अगर 8 टाइम्स था तो 8 रेज टू पावर 2, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 हो जाएगा।
अगर पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 था और आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 16 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया और कंसंट्रेशन मान लो कि पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 थी, तो अब नई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 2 into 2 4 into 2 कितना हो गया 8 टाइम्स जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। एक और हमारे पास इक्वेशन है, अगर आप इक्वेशंस को इफ इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन स्टेप, फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं यहां से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोर देन वन स्टेप, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवाऊं तो हमारे पास बनेगा NOCl। लेट्स सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, NOCl कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। यहां से हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसी इक्वेशन को मैं एक दूसरे तरीके से लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन करवाई और हमारे पास क्या बना NO, और फिर 2NO की हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ तो हमारे पास बना 2NOCl। ये हमारे पास हो गया K1 मैं मान रहा हूं, तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माने K2 तो ये हो जाएगा NOCl रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय NO रेज़ टू पावर 2 Cl2 रेज़ टू पावर 1। दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गए। अब मान लेते हैं, देखो ये भी हमारे पास सेम इक्वेशन है, ये भी सेम इक्वेशन है, दोनों में रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, बस इसी इक्वेशन को मैंने 2 स्टेप्स में लिख दिया। तो Kc की वैल्यू कैसे आ सकती है, देखो अगर आप K1 को मल्टीप्लाई कर दें K2 से, मैं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ये वाली इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूं, इसे इक्वेशन 2 मान लूं, तो मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करूंगा तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस Cl2 हो जाएगा, 2NO से 2NO कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, तो बच गया क्या N2 प्लस O2 Cl2 2NOCl, यानी कि सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर आप दो इक्वेशंस को ऐड करके एक नई इक्वेशन बना रहे हैं तो उन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशनशिप क्या होगी, ये हो गया पहले वाला Kc, ये जो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहां पर आपने क्या किया था, ऐड, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर यहां पर आप माइनस करते तो आपको क्या करना पड़ता, K1 बाय K2। तो याद रखिएगा अगर दो इक्वेशंस को ऐड करके या माइनस करके आपने एक नई इक्वेशन बनाई है तो ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से आएगी और माइनस किया है तो वो डिवीजन से आएगी। अगर एक ही इक्वेशन पहले से दी गई है, उस इक्वेशन को ही आपने डिवाइड कर दिया तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रूट में चली जाएगी और अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू पावर में चली जाएगी। तो साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस है तो डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हो एक इक्वेशन को तो पावर में जा रहा है, डिवाइड कर रहे हो तो स्क्वायर रूट में आ रहा है। तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया। सबसे लास्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गैसियस रिएक्शंस होती हैं और गैसियस रिएक्शंस में हम मोस्टली कंसेंट्रेशन की बजाय प्रेशर मेजर करना आसान समझते हैं, तो क्या हम गैसेस के लिए कोई दूसरी टर्म यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसकी टर्म्स में। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT है तो मैं इसे कह सकता हूं P इज इक्वल टू NVRT, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं, CRT, दैट इज कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन थी, सिंपल इक्वेशन लेके चलते हैं, समझिएगा प्लीज, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, C प्लस
बी। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वैल्यू चेंज करता है, कैसे आपको आइडिया लगेगा कि कोई रिएक्शन कितना प्रोडक्ट देगी, वो यहीं से है। चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बात कर रहे हैं Kp की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D, divided by partial pressure of A raised to power A and partial pressure of B raised to power B। ये जो गैसेस हैं इनके मैंने पार्शियल प्रेशर यहां पर लिख दिए। अब प्रेशर की जगह में क्या लिख सकता हूं, प्रेशर की जगह में लिख सकता हूं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में कैसे बदलेंगे, पीसी की जगह में क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी रेज टू पावर डी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी रेज टू पावर ए, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी रेज टू पावर बी। अब इन सब में से मैं आर टी को बाहर निकाल देता हूं, तो केपी क्या हो जाएगा, सी रेज टू पावर सी, और हो गया आर टी रेज टू पावर सी। ठीक है, इसको भी मैंने लिख दिया और इसको भी। कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी था और आर टी जो है ये रेज टू पावर डी हो गया। उसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ए और आर टी को मैंने बाहर निकाल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी और आर टी को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ये एबीसी वाली टर्म को अलग करो, ये डी था डिवाइडेड बाय ए बी, ये हो गया आर टी। क्या हो जाएगा, देखो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया सी प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा आर टी रेज टू पावर ए प्लस बी। अब अगर बेस सेम हो और पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं Kc। अगर मैं इसे कंसंट्रेशन की टर्म में लिखता तो बिल्कुल सेम यही लिखता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है Kc को, और इसे मैं क्या लिख दूंगा, Kc, इसे क्या लिख दूंगा, आर टी रेज टू पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी, और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा N। यानी कि हम कह सकते हैं अगर किसी रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसके प्रेशर की टर्म में, तो अगर आपको उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है उसकी कंसंट्रेशन की टर्म में, तो आपको करना है आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कितने मोल प्रोडक्ट के हैं और कितने मोल्स आपके पास रिएक्टेंट के हैं, उनकी जो गैप है, जो वैल्यू है, डिफरेंस है, वो डेल्टा एन है। बट याद रखिएगा ओनली फॉर गैसियस, क्योंकि प्रेशर कौन लगा रही थी, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड प्रेशर नहीं लगा रहे थे यहाँ पे। इसीलिए डेल्टा एन हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ किसके लिए लेके चलना है, आपको गैसेस के लिए लेके चलना है। कहानी क्लियर हो गई। अब एक बार ये देख लीजिए हमारे क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए थे। ये क्वेश्चन था हमारा, क्या किया है इसने, एक रिएक्शन दी है और उसे डिवाइड कर दिया है, किससे, 2 से डिवाइड कर दिया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, अगर पहले वैल्यू Kc है और आप डिवाइड कर रहे हैं तो Kc डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड किया है तो Kc का अंडर रूट चला जाएगा। ठीक है, कहां है इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, 2 से डिवाइड किया है तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Kc। ठीक है, दैट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हो गया क्वेश्चन, बस यही समझना था आपको। ठीक है, रटना नहीं था, बस रटोगे तो भूल जाओगे भैया। अब ये देखो सेम क्वेश्चन 2018 के बाद 2022 में सेम क्वेश्चन आया, वहां पर डिवाइड किया, यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देके मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो Kc डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc थी, मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू पावर में चली जाएगी। C इज द करेक्ट आंसर।
हो गए। तो पहले जो हमने ये आधा घंटा लगाया है समझने में चीजों को, उसका बेनिफिट ये है कि अब आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए समझ सकते हैं। रिएक्शन दी गई है 2NO plus Cl2 give rise to 2NOCl. Kp is related to Kc. लो भैया अभी तो पढ़ा है Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप है, Kp is equal to Kc RT raised to power डेल्टा n। डेल्टा n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने हैं भैया 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, एक ये रहा दो ये रहे, तो कितने हैं 3। तो डेल्टा n की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो Kp किसके इक्वल हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर -1। किसी की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। अगर मैं कहूं x -1 है तो मैं इसे 1/x कह सकता हूं। तो मेरे पास क्या हो गया, Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइडेड बाय RT, ये 1/RT हो जाएगा। है कोई ऑप्शन, Kp is equal to KCRT, Kp is equal to KCRT raised to power 2, ये रहा Kp is equal to Kc divided by RT। That is the question। 3 क्वेश्चन हो गए, फटाफट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। क्या बात है भैया। चलो हमारे पास आते हैं ली चैटलियर बाबा, ठीक है, क्या कहते हैं, अबे ये मत ध्यान रखना, बाबा तो मैंने ऐसे लिख दिया। ली चैटलियर बाबा, ली चैटलियर बाबा ये कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छी और स्टेबल सिचुएशन है, ठीक है, याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम इज ए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट। मतलब जो आपका सिस्टम है वो उसमें काफी स्टेबल है जब तक क्लोज कंटेनर है, जब तक आप कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर आप इसमें कोई चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम उस चेंज के इफेक्ट को फिर से अंडू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक बंदे ने, जैसे अपने पास बहुत सारे आजकल न्यूज आ रही है ना, उसने उसको निपटा दिया, उसकी बीवी ने उसको निपटा दिया। तो भैया एक लड़का एक लड़की दोनों एक स्टेबल सिचुएशन में है, दे आर इन रिलेशनशिप, घर वाले मान नहीं रहे हैं रिएक्शन कंडीशंस। उन्होंने सिस्टम में कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए, उन्होंने उस लड़की की शादी किसी और के साथ करवा दी। अब वो पहले स्टेबल सिचुएशन में थे, अब इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। तो इक्विलिब्रियम को फिर से मेंटेन करने के लिए लड़की ने अपने हस्बैंड को निपटा दिया, है ना। तो ये अंडू करने का जो सिस्टम है ताकि फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके, गड़बड़ है भैया। लेकिन मैं आपको बेसिक सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही ली चैटलियर कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में, किसी भी फिजिकल प्रोसेस में अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है तो उस इक्विलिब्रियम को सिस्टम फिर से अटेन करने की कोशिश करेगा, उसे चाहे कुछ भी चेंज अपने अंदर करना पड़े। जैसे मान लो कि किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अभी पढ़ रहे थे ना, जैसे ये थी कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। मान लो कि मैंने रिएक्शन के अंदर और C ऐड कर दिया। अगर मैं C ऐड करूंगा तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी, C की वैल्यू बढ़ जाएगी तो Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब Kc की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो आपका सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी से कम स्टेबिलिटी की तरफ चला गया, तो वो फिर से स्टेबिलिटी को अचीव करेगा और वो C की जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसे मैनेज करने की कोशिश करेगा। कैसे, अगर C की वैल्यू बढ़ गई है तो किसी न किसी तरीके से A और B की वैल्यू भी बढ़ जाए, यानी कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है अगर इसमें C की वैल्यू बढ़ गई है तो ये वापस आए, यानी कि C डिसोसिएट हो जाए किसमें, A और B में, यानी कि रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपने रिएक्शन में A या B डाल दिया तो A और B की कंसंट्रेशन बढ़ने से Kc की वैल्यू कम हो गई, तो फिर से पहले वाली Kc की वैल्यू को अचीव करने के लिए ये रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। तो ली चैटलियर बाबा यही समझा रहे हैं कि अगर आपने किसी रिएक्शन कंडीशन में कोई भी चेंज किया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो आपकी रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होंगे जिससे कि आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मान लो कि आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ज्यादा बदलना है, तो आपको पता लग गया ना कि रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ चेंज करके मैं उसे प्रोडक्ट से इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। तो जिस तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, अब सीधी सी बात है भाई,
जिस तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी रिएक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। और कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, दो वर्ड याद रखिएगा, कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। क्या मतलब है? मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है और आपने यहां पर 5 मोल किसी गैस के डाले हुए हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 5 मोल नहीं, 5 मोल कितने लीटर में है? मान लो कि ये 10 लीटर में है, तो 5 मोल प्रेजेंट हैं 10 लीटर में, तो 1 मोल 0.5 मोल प्रेजेंट है कितने में? 1 लीटर में। तो कंसंट्रेशन क्या है? 0.5। ये यूज करता है, ये ट्रिक यूज करता है एग्जामिनर। वो आपको कहेगा एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 मोल है नाइट्रोजन के, 3 मोल है हाइड्रोजन के, 6 मोल बने हुए हैं अमोनिया के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। आप क्या करेंगे? रख देंगे वैल्यू 632 लिख के और डिवाइड कर देंगे। गलत हो जाएगा भाई, पहले जो वॉल्यूम दिया हुआ है अगर वो वॉल्यूम ना दे तब तो ये वैल्यू रखिए, 6 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इनकी जो भी पावर है वो रखिए और सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर उसने वॉल्यूम दी हुई है तो आपको सभी को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपके पास कंसंट्रेशन आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तभी उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास या कंसंट्रेशन। अब हमारे क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में आने का मतलब है कि कंसंट्रेशन कहां पर इंक्रीज होनी चाहिए? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। अब कंसंट्रेशन और प्रेशर का क्या रोल है भाई? मान लो कि ये आपके पास कोई कंटेनर है, ये इसमें पिस्टन है, यहां पर अगर आप इस पिस्टन को नीचे प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो कि पहले 10 मोल प्रेजेंट थे 10 लीटर में, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1 मोलर। लेकिन यही 10 मोल अगर आप पिचका के प्रेशर यानी कि इंक्रीज करके वॉल्यूम डिक्रीज करके यही आप 5 लीटर में कर देते हैं, तो अब कितने हो गया? 2 मोलर, क्योंकि 10 मोल कितने में है? 5 लीटर्स में है। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? 2 मोलर। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है और कंसंट्रेशन रेज हो जाती है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, लेकिन वो तो दोनों तरफ इंक्रीज होगी। अगर मान लो कि रिएक्टेंट भी गैसियस है, प्रोडक्ट भी गैसियस है, आप दोनों को पिचका रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो दोनों की बढ़ेगी, फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है। जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, याद रखिएगा गैसेस की बात हो रही है, प्रेशर तो गैसेस पे लगाएंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ ज्यादा होंगे उसी तरफ कंसंट्रेशन भी ज्यादा इंक्रीज होगी। जैसे यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? 2, रिएक्टेंट में कितने हैं? 1, और ये एक आयोडीन है I2 है, ये H2 है, तो 1 इसमें है 1 इसमें, तो दोनों में बराबर है। तो डेल्टा इनकी वैल्यू 0 है, यहां पर तो कुछ नहीं होना भाई। यहां पर देखो कितने हैं? 4 मोल हैं, और यहां पर कितने हैं? 2 मोल हैं। यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट में ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आपको लेके आनी है बैकवर्ड में। तो यहां पर है 2 मोल और यहां पर कितने हैं? 1 मोल इसका 1 मोल इसका। नहीं, ये सॉलिड है भैया, सॉलिड नहीं चेक करना है, सिर्फ गैसेस के देखने हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट में 2 मोल हैं और रिएक्टेंट में सिर्फ 1 मोल है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी देखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे यहां पर 3 मोल हैं और यहां पर 2 मोल हैं, तो ये तो फॉरवर्ड में ही जाएगा। ठीक है, ये गैसियस आएगा। ओके, तो ये हमारे पास सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दैट इज अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये मेरे पास कंटेनर है और ये इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस वाटर के अंदर मैंने मान लिया कि सिर्फ 50 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है। अगर मैंने इसमें 30 ग्राम NaCl डाल दिया तो ये मेरे पास कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसमें 20 ग्राम और ऐड कर दूं NaCl तो हमारे पास 50 ग्राम ऐड हो गया किसी भी टेम्परेचर T पर,
तो ये मेरे पास कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो सकती है वो प्रेजेंट है। अब अगर मैं इसमें 20 ग्राम NaCl और ऐड कर दूं तो क्या होगा? तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें, इसे गर्म कर दें और गर्म करके इसे डिसॉल्व कर दें, तो हम इसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप इसे ठंडा करेंगे तो फिर से 20 ग्राम जो आपने एक्स्ट्रा डिसॉल्व किया है ये फिर से भैया प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्योंकि फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये जो सैचुरेशन लेवल है यहां पर हमारे पास आ गया है इक्विलिब्रियम। पहले आप नमक डाल रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये आपका NaCl है और आपने ये वाटर को मिक्स किया है तो प्रोसेस क्या बन गई? ये टूट रहा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो जब 30 ग्राम है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, 40 ग्राम है तो इस डायरेक्शन में जा रही है, 50 ग्राम है तो अब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो गया है किसके? रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। जितना घुल रहा है उतना ही प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, Kc की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। अच्छा, अगर मैं NaCl को इस तरफ ले आऊं तो NaCl multiply by Kc will be equal to Na positive and Cl negative। क्लियर? अगर इसे अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी, NaCl की वैल्यू तो फिक्स है, ये तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होती है, किसी भी टेम्परेचर T पर फिक्स वैल्यू होती है कि कितना सोल्यूट किसी सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, वो फिक्स वैल्यू रहेगी। तो ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होती है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इसे हम लिखते हैं KSP से। तो KSP क्या हो गया कि कितनी कंसेंट्रेशन है Na पॉजिटिव की, कितनी कंसेंट्रेशन है Cl नेगेटिव की, किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। कब? जब वो किस कंडीशन में है? सैचुरेटेड। अगर वो अनसैचुरेटेड कंडीशन में है या सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में है तो हम क्या कहेंगे? हम इसे नाम देंगे आयोनिक प्रोडक्ट। तब इसी को नाम दे देंगे, बस क्या नाम दे देंगे? आयोनिक प्रोडक्ट। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जब अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड है तो उसी को हम क्या कहेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट। अब अगर किसी सॉल्यूशन के लिए, अगर किसी भी सॉल्यूशन के लिए, यहां से अब एक कहानी बनेगी, किसी भी सॉल्यूशन का आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है उसके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है? भाई आपने ज्यादा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डिसॉल्व कर दिया है, यानी कि आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से आगे निकल गए हैं, तो वो फिर से क्या करेगा? अपने आप को प्रेसिपिटेट आउट करेगा। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? प्रेसिपिटेशन। जैसे गर्म पानी को मैंने ठंडा किया ना, तो जो नमक घुल गया था वो फिर से प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगा। अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है और आयनिक प्रोडक्ट कम है, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन जो सैचुरेटेड कंडीशन थी उससे कम है, इसका मतलब क्या होगा? मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। सो ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बना जाएगा? अनसैचुरेटेड। यहां पर ये कैसा था? सुपर सैचुरेटेड। और अगर दोनों बराबर हैं तो बराबर होने का मतलब है कि भैया हमारे पास क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया है। अब आयनिक प्रोडक्ट कहने की ही जरूरत नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को बस ये आपने 9th-10th में से ऐसे पढ़ा था कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड बन गया। इक्विलिब्रियम में हम इसे इस तरीके से बताते हैं कि घुलने का मतलब है कि आयंस जो है वो वहां पर प्रेजेंट है और आयन और जो आपका मॉलिक्यूल है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। घुल गया तो आयन है, नहीं तो सॉलिड में है। और उसी कंसेंट्रेशन के बेस पर आप ये बताते हैं कि कोई चीज सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब यहां पर देखिए आपने क्या किया? आपने ये लिया पानी
और पानी के अंदर आपने NaCl को मिक्स कर दिया, तो आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एक्वस एक्वस। अब आप इसके अंदर HCl ऐड कर रहे हैं, जब आप इसे HCl देंगे तो आपके पास HCl आएगा और टूट जाएगा किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। एक तरीके से देखा जाए तो पानी के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, और जब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि जिस तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी रिएक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। लीच एट क्लियर प्रिंसिपल, इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कि अगर आप कोई कॉमन आयन डालते हैं तो रिएक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब है जो NaCl है इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि और ज्यादा NaCl बन रहा है, यानी कि प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो क्या हुआ, इंप्योरिटी डिसॉल्व हो गई, नहीं। HCl स्लाइटली सोल्यूबल, नहीं, HCl तो पूरा घुल जाता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaCl एक्सीड्स द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, बिल्कुल क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना। प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से। अभी मैंने आपको बताया था, तो हमारे पास ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोलर सोल्यूबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड, न्यूमेरिकल है भाई, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। The molar solubility of nickel hydroxide in 0.1 molar NaOH when the ionic product of nickel hydroxide, चलो आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। निकल हाइड्रोक्साइड है, ये टूट जाएगा किसमें, निकल 2 पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में। मैंने मान लिया कि इसकी सोल्यूबिलिटी है S, अगर इसके S मोल डिसॉल्व होंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे S, और इसके कितने मोल बनेंगे 2S। ठीक है, ये तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमने इसे घोला किसमें है, ये टूट रहा है ना, घुल रहा है, घोला किसमें है, हमने इसे डिसॉल्व किया है वाटर और NaOH में। लेकिन अब कहानी समझिए, NaOH को जब पानी में घोलेंगे तो ये पहले से टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.10 मोलर। अगर इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, यानी कि 0.10 है तो यही बनेंगे, और इसके भी कितने बन गए, 0.10। तो मेरे पास ऑलरेडी वाटर के अंदर OH आयन प्रेजेंट थे, तो जब आप निकल हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या वो इसे आसानी से डिसॉल्व होने देगा, नहीं। OH आयन कॉमन आयन हो गया ना, कॉमन आयन है तो वो कहेगा कि नहीं भैया वापस जा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा, तो इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम है, यहां से पता भी लग रहा है। इसकी जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁻15 की रेंज में। ठीक है, ये हमारे KSP दिया हुआ है। चलो हमारे पास फॉर्मूला लगाते हैं। आयनिक प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ निकल एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन रेज टू पावर 2। KS आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू रखो कितनी है, 2 × 10⁻⁻15। निकल की कंसंट्रेशन S, और OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, OH आयन की कंसंट्रेशन है 2S, तो हमें यहां से मिल रहा है, प्लस वहां से OH कितना मिल रहा है 0.10। भाई OH तो OH है, तो दोनों जगह से मिल रहा है ना अब हमें, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल वैल्यू है। किसकी वजह से है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि OH आयन की यहां से जो OH आयन आ रहे हैं वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 10⁻⁻15, तो ये हो गया S, और ये हो जाएगा 0.1⁻², तो मैं इसे कह सकता हूं, ये हो गया हमारे पास 2 × 10⁻⁻15 S 0.1, यानी कि 1/10, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻², यानी कि 1/100, और मैं इसी तरफ लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻13 S। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, मोलर सॉल्युबिलिटी आ गई, किसकी, निकल हाइड्रोक्साइड की।
ये सॉल्युबिलिटी थी ना, मैंने भी माना था कि इसके भाई सॉल्युबिलिटी अगर S है, इसके S मोल डिसॉल्व हो रहे हैं तो इसके S बनेंगे, इसके 2S बनेंगे। मैंने ये नेग्लेक्ट इसलिए किया क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी अमाउंट बहुत कम होने वाली है, तो हमारे पास मोलर सॉल्युबिलिटी ये आ गई। यानी कि अब एक बात समझिए, ये वैल्यू देख के ना आप आगे सोचना बंद कर देते हैं कि हाँ आंसर आ गया। मोलर सॉल्युबिलिटी, कितने मोल डिसॉल्व होंगे 1 लीटर पानी में, कितने होंगे? ध्यान से देखो भैया, निकल हाइड्रोक्साइड के कितने मोल डिसॉल्व होंगे? 0.0002 इतने मोल डिसॉल्व होंगे, कितनी कम है। तो ये मैंने इसीलिए नेग्लेक्ट किया कि ये वैल्यू नेग्लिजिबल है। अगर आप इतना ऐड भी कर दोगे ना 0.10 में 0.000002, तो अभी आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसीलिए हमारे पास द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, the correct answer for this question will be, is there any C? C will be the correct answer. और कोई खास बात इस क्वेश्चन में? और कोई खास बात? उसने आयोनिक प्रोडक्ट दिया है, यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड। अगर कोई मुझे क्वेश्चन बनाने को देना तो मैं इसमें जरूर मेंशन करता कि आपको ये भी बताना है कि अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड। कि आप समझ भी पा रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही रट के मार दिया है भैया, हाँ ये फॉर्मूला है रट मारो, ठीक है। तो ये याद रखना होता है। याद क्या रखना होता है? समझा ही रहा हूँ ऑलमोस्ट, है ना, बट थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में तो भैया जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ओके, व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3? कोई कंपाउंड है आपके पास AX3 और आपको उसका क्या आइडेंटिफाई करना है? यू हैव टू फाइंड आउट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भाई जनता? देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है कि मैंने AX3 को किसी भी सॉल्वेंट में, मान लो वाटर में ही मिक्स किया है, तो ये टूट जाएगा। देखो किस में टूट जाएगा? A पॉजिटिव कितना 3, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, और 3X नेगेटिव, ये बनेगा। क्लियर? अब मुझे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। मैंने माना कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इसके कितने मोल बनेंगे? S, और इसके कितने मोल बनेंगे? 3S। यही है, निकालो। KSP क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A3 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव रेज टू पावर 3। क्या है? A की कंसंट्रेशन बताओ कितनी है? S, और X की कंसंट्रेशन कितनी है? 3S रेज टू पावर 3। सॉल्व करो। S मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27S क्यूब, तो इट विल बी 27S रेज टू पावर 4। बस सिंपल सी ये बात, क्वेश्चन ही नहीं बना रहे यार स्टेट लेवल के, है ना। MSc पास आउट स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन दे रहा है। नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 11th-12th के बच्चे करते हैं यार ये क्वेश्चन। स्टेट 2022 में आया हुआ है, उसे क्वेश्चन पूछना चाहिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेट करके, थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड करके। चलो खैर, हमने जो अपनी शायद क्लासेस में हमने सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप सिर्फ इस वजह से मत पढ़िए कि आपको आज HTET क्लियर करना है। आप ये सोचते हैं कि पहले HTET तो हो, अरे हो जाएगा यार, HTET भी हो जाएगा, लेकिन साथ में इस तरीके से प्रिपरेशन करिए ना, चीजों को इस तरीके से पढ़िए कि एटलीस्ट आप एक अच्छा टीचर बन सकें, आप लोगों को समझा सकें कि क्या बेटर वे है चीजों को समझने का। अगर हम रट के पढ़ के आ गए, फिर हमारे बच्चे भी रट के पढ़ेंगे, फिर उनके वो भी, तो ये प्रोसेस ही चेंज करना पड़ेगा यार हमें, ठीक है। खैर आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। बोरेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मैं एडवाइस करूंगा इसका स्ट्रक्चर जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा। बोरेक्स का स्ट्रक्चर पढ़िएगा, कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, BOB बॉन्ड कितने हैं, BB बॉन्ड कितने हैं, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या ज्योमेट्री है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पर जरूर देखिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, जो हरियाणा में हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, कैसे पता करेंगे? पहले कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। किसी भी सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसा होगा, इस कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया फिर तो कहानी बनी गई।
उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप आम जिंदगी में नमक खा रहे हैं, सेंधा नमक खा रहे हैं, काला नमक खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। प्लांट्स के पत्ते आप खाते हैं, क्यों खाते हैं? जब लोग एडवाइस देते हैं ना आयुर्वेदा वाले, इंडाइजेशन है तो अमरूद के पत्ते खा लो, दांत खराब हैं, पेट में कीड़े हैं, नीम के पत्ते खा लो। सॉल्ट्स हैं उनके अंदर, कुछ कैसे काम करते हैं पहले समझिए। देखिए हमारे पास सॉल्ट बेसिकली बनते कैसे हैं। अगर मैं सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करूं तो हम ये कहते हैं कोई भी एसिड अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये दो चीजें बनेंगी, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। मान लीजिए कि आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा NaCl प्लस वाटर। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, इसके भी 100 मॉलिक्यूल लिए, ये 100 मॉलिक्यूल टूट गई Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ये 100 मॉलिक्यूल टूट गए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अगर 100 टूटेंगे तो 100 ये बन जाएंगे, 100 ये बन जाएंगे। समझिए, कई बार लोग ये सोचते हैं 50-50 बनने चाहिए, 100 क्यों बन गए भाई? अगर आपके पास एक पेन है और एक कैप है, आपके पास 100 पेन है, आपने उन्हें अलग कर दिया तो कैप कितनी होंगी? 100 सी तो होंगी, और पेन भी कितने बच जाएंगे? 100 सी बच जाएंगे। तो हम मॉलिक्यूल को आयंस में तोड़ रहे हैं, तो 100 ये बनेंगे, 100 ये भी 100 बन गए, ये भी 100 बन गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन हम कहते हैं होगा। अब ये 100 Na पॉजिटिव जाके जुड़ गए 100 NaCl बनाने के लिए यहां पर, और ये जुड़ गए इनके साथ, तो हमारे पास बन गए वाटर मॉलिक्यूल। क्या कोई H पॉजिटिव बचा? नहीं। क्या कोई एक्स्ट्रा OH नेगेटिव बचा? नहीं। यानी कि ये जो सॉल्ट है, ये हमारे पास कैसा सॉल्ट है? ये हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन देयर इज नो एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्रिएटेड, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो, जस्ट कंसिडर कर लेते हैं कि मेरे पास NaOH है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं वीक एसिड के साथ, लाइक CH3COOH। ये एक वीक एसिड है, तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, ये तो टूट जाएंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये भी 100, ये भी 100। लेकिन मान लो कि इसके 10 डिसोसिएट हुए, आउट ऑफ 100 ओनली 10 मॉलिक्यूल्स गेट डिसोसिएटेड। बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 10⁻⁵ की रेंज में होता है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन समझाने के लिए मान लेते हैं कि 10 डिसोसिएट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? 10 और 10। अब ये तो भैया न्यूट्रल हो गया, ये तो 10 न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमारे पास 90 Na पॉजिटिव आयन बच गए, और ये जाके जुड़ेंगे इसके साथ, तो हमारे पास 90 OH आयन भी बच गए। तो हमारे पास क्या बच रहा है कंटेनर में? OH आयन। तो ये जो सॉल्ट बना है CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम एसिटेट, ये कैसा सॉल्ट है? ये कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्ट। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो आपके पास लास्ट में H पॉजिटिव बच जाएंगे, और जो सॉल्ट है वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। कहानी समझ में आई? आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं। ये है हमारे पास सोडियम बोरेट, जिसे आप बोरेक्स भी कहते हैं। जब आप इसे वाटर में मिक्स करते हैं, क्योंकि एक सॉल्ट है, जब आप इसे वाटर में मिक्स करते हैं तो आपके पास बनता है बोरिक एसिड। ये एक वीक एसिड है। कैसा है? वीक एसिड। बोरिक एसिड आई फ्लू में डालते हैं भाई, छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं पीले पीले से रंग के, चिपचिपे से, तो उसके अंदर बोरिक एसिड होता है, एंटी फंगल होता है, आजकल नॉर्मल लिक्विड फॉर्मेट्स में भी आने लग गया है। और हमारे पास क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सॉल्ट है, तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। अल्कलाइनिटी को इंक्रीज करेगा। देखो कौन है? न्यूट्रल नहीं, एम्फोटेरिक, एसिडिक, अल्कलाइन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो कंसिडर FeCl3 इन वाटर। अब सॉल्ट दिए हुए हैं और आपको नेचर बताना। आई होप अब आप कर देंगे, फिर भी मैं जुगाड़ बता रहा हूं। FeCl3 तोड़ दो,
Fe3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव जोड़ दो, फेरिक हाइड्रोक्साइड, नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव जोड़ दो। एसिड बेस बनाने हैं ना, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। जितने भी D ब्लॉक मेटल के बेस होंगे सारे वीक होंगे, जितने भी S ब्लॉक मेटल्स के बेस होंगे सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो कैसा बन जाएगा? एसिडिक। तो गलत है, बेसिक लिखा हुआ है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना है, यानी कि HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो एसिडिक, बिल्कुल सही है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ये बनेगा NaOH और H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से और NaOH से। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। तो हाँ, ये कैसा होगा? बेसिक होगा। CH3COO नेगेटिव, वीक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, तो न्यूट्रल होगा। एसिडिक गलत लिखा हुआ है। बस देख लो कौन कौन से मैच कर रहे हैं। बी और क्या है? डी। ए इज द करेक्ट आंसर। ये करना था यार, सिंपल सा ट्रिक की तरह बता दिया है, बिल्कुल सिंपल से। इससे सिंपल मेथड से नहीं बता पाऊंगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर डाइप्रोटिक एसिड? डाइप्रोटिक एसिड का मतलब है जिसके पास दो प्रोटॉन हो, जैसे H2SO4। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट वो डोनेट दो कर रहा हो, जैसे H3PO4। ये भी डाइप्रोटिक हो सकता है अगर ये 2 H रिलीज करे। तो ये क्या कह रहा है कि आपने इसे पानी के अंदर डाल दिया तो ये सबसे पहले एक H रिलीज करेगा, एकदम दोनों रिलीज नहीं करेगा, और हमारे पास बनेगा HSO4 नेगेटिव। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मैंने मान लिया Ka1, क्योंकि एसिड है इसलिए Ka लिख देते हैं, Kc की बजाय Ka1 मान लिया। फिर कह रहा है कि इसमें से जो दूसरा H पॉजिटिव निकलेगा तो ये बन गया H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये है Ka2, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 2 और डाइप्रोटिक के लिए। कह रहे हैं इनके बीच में रिलेशनशिप बताओ। हमेशा ऑलवेज Ka1 विल बी मोर देन Ka2, क्योंकि भाई इसके लिए फिजिबिलिटी ज्यादा थी, इसके लिए इक्विलिब्रियम फिजिबिलिटी ज्यादा थी, तभी तो ये पहले निकला। अगर ये ज्यादा फिजिबल होता तो ऑब्वियसली एक साथ दोनों निकलते। लेकिन हमेशा हमने ऑब्जर्व किया है, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने एक टेबल भी यूज की थी ना, मैंने एक टेबल भी दी थी, आई होप वो नोट्स में भी मिल रही होगी सबको। तो Ka1 और Ka2 वो इसलिए थी बस टेबल की आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये बात सच है, ऐसा कुछ नहीं है बाकी उसमें। तो Ka1 और Ka2 में हमेशा ये चीज रहेगी कि Ka1 ज्यादा होगा Ka2 से, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। कौन सा इक्वेशन है? B विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ वीक एसिड। pH स्केल, आई होप आपको समझ में आता हो। pH स्केल, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, वीक एसिड एंड वीक बेसिस के लिए, या फिर डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं तो वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होने चाहिए, वरना वीक एसिड और वीक बेस के लिए एप्लीकेबल है। जो आप वैल्यू देखते हैं 0 से लेके 14 तक, ये भी फिक्स नहीं है, ये फिक्स है सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर। 7 पर न्यूट्रल होता है, 0 से 7 एसिडिक कंडीशन होती है और 7 से 14 में बेसिक कंडीशंस होती हैं। जितना 14 की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा बेसिसिटी, जितना 0 की तरफ आएंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी। बट मैं फिर से कह रहा हूं ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू फिक्स है जब तक आप 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। अब हमारे पास एक वीक एसिड दिया गया है और उस वीक एसिड से हमें आइडेंटिफाई करनी है pH। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, H पॉजिटिव A नेगेटिव, ये एक्वस, ये एक्वस। अगर इसका 1 मोल हमारे पास है तो इसके कितने बनेंगे? 1 मोल, और इसका भी कितना बनेगा? 1 मोल। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन है C टोटल, तो अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता तो ये भी C होता है, ये भी C होता, लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएट
डिसोसिएटेड हो नहीं रहा। इसमें से क्या डिसोसिएट हो रहा है? अल्फा। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे आपने ये कह दिया ना कि 10% डिसोसिएट हो रहा है, कि भाई 100 मॉलिक्यूल थे तो 10 डिसोसिएट हो रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 10/100। परसेंटेज में बोल दो या अल्फा की टर्म में बोल दो, तो कितना डिसोसिएट हो रहा है? सी अल्फा, सी का 10% डिसोसिएट हो रहा है। तो ये हो गया डिसोसिएटेड। ये क्या हो गया? डिसोसिएटेड, कि भाई आपके पास सी मोल थे और ये सी में से अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा? सी अल्फा। ये भी क्या हो जाएगा? सी अल्फा। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। रख दो वैल्यू, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन कितनी है? सी अल्फा। अल्फा की वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी? नेगेटिव लॉग सी। अल्फा की वैल्यू क्या है? 10/100। कंसंट्रेशन क्या है? 10/100। तो पीएच क्या हो गई? पीएच हमारे पास हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ, क्या कुछ और वैल्यू दी हुई थी? 1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और 1 मोलर का 10% डिसोसिएट हो रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव लॉग, सी की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया 0.1। इसे मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻1, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻1 और 10⁻x किसके इक्वल होता है? log 10⁻x किसके इक्वल होता है? x के। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो log 10⁻⁻1 -1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका। पीएच अगर आपको निकालनी है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। मैंने सी की वैल्यू 1 ली क्योंकि 1 मोलर दिया हुआ था, लेकिन उसमें से डिसोसिएट सिर्फ 10% हो रहा था, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10/100। सी अल्फा हमने डिसोसिएटेड फॉर्म निकाल दी थी। दैट विल बी द पीएच। नेक्स्ट है आपको पीएच फाइंड आउट करनी है अगर आपने 2 सॉल्यूशन मिक्स किए। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री में भी पढ़ाया हुआ है। हमारे पास अगर एसिड और बेस को मिक्स किया जाए तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपको फॉर्मूला यूज करना है, बट एक बात याद रखिएगा, इन दोनों के लिए एन फैक्टर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एन फैक्टर की वैल्यू क्या है? एन फैक्टर क्या होता है कि कितने H पॉजिटिव या OH नेगेटिव दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हमने HCl और NaOH को मिक्स किया है, ये भी एक OH आयन देता है, ये भी एक H पॉजिटिव आयन देता है, तो दोनों के लिए एन फैक्टर की वैल्यू सेम है। तो फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। अगर दोनों एसिड हैं, अगर आपने एसिड और एसिड को मिक्स किया तो इक्वेशन होगी M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। अगर क्वेश्चन में एसिड और बेस दिए हुए हैं तो साइन यूज करिएगा माइनस का। ठीक है, जैसे कि M1V1 मैं किसी का भी मान लेता हूं मैं समझाने के लिए, ताकि आपको नेगेटिव, और ये मॉडुलस वैल्यू होगी, मतलब हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा आपका। बस एक बार चलो मैं समझाता ही हूं इस चीज का मतलब क्या है। मैं माइनस को आगे लेके रख लेता हूं ताकि आपको बता पाऊं। तो मैं पहले बेस को लिख देता हूं। पहले मैंने बेस लिख दिया, M1 कितना है? 0.1, वॉल्यूम कितना है? 50 ml, ये मैंने लिख लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। फिर M2 की वैल्यू कितनी है? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50। M3 मुझे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100। 50-50 दोनों ऐड कर दी, तो ये हो जाएगा कितना? दैट विल बी 5 एंड दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये HCl के लिए था, तो हमारे पास आ गया M3। M3 की वैल्यू आ गई -5/100। माइनस साइन का मतलब है ये HCl के लिए थी ना ये टर्म, तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है, पहली बात वो एसिडिक रहने वाला है। अगर मैं ये पहले लिख देता और ये बाद में लिख देता तो मेरा आंसर पॉजिटिव आता, कि ये अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता, यानी कि वो HCl के लिए, क्योंकि HCl के आगे पॉजिटिव का साइन था। तो ये एसिडिक हो गया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैंने कहा था कि पहले ही M3 की वैल्यू हमेशा मॉडुलस होगी, ये माइनस और प्लस बस आपको ये बता रहा है कि एसिड है या बेस है। तो हमारे पास क्या हो गया? 0.05 या फिर कहिए 5 × 10⁻⁻²। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं। निकाल देते हैं, पीएच निकालिए।
पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है? लॉग 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। लॉग एक मैथमेटिकल टूल है। अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जैसे 2 + 3 5 है, कैसे पता? आपने प्लस के कुछ रूल्स पढ़े हैं, उन प्लस के रूल्स के अकॉर्डिंग 2 और 3 को ऐड करने पर 5 आता है। 3 - 2 1 होता है। तो जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैथमेटिकल टूल्स हैं, उसी तरीके से लॉग एक टूल है। और इसका रूल ये है कि log m इंटू n अगर है तो आप इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं log 5 प्लस log 10 रेज टू पावर -2। वैल्यूज कैसे याद रखेंगे? वैल्यूज याद रखने का तरीका बताता हूं। log 5 की वैल्यू होती है 0.70 और log 10 रेज टू पावर x किसके इक्वल होता है? x के। तो ये कितना हो जाएगा? -2। बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज कर देंगे। 0.70 माइनस था, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2। तो आंसर कितना हो गया? 1.3। तो पीएच आ गई आपके पास 1.3। आपने एक एसिड और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उन दोनों से जो बचा, एसिड बचा या बेस बचा, उससे आपको पीएच निकालनी है। एसिड बचा तो जो कंसेंट्रेशन है वो H पॉजिटिव की है। अगर बेस बच जाए तो जो कंसेंट्रेशन है उसे जो भी आप POH निकाल देंगे, फिर आप POH निकाल देंगे अगर बेस बच रहा है तो, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसे 14 में से माइनस कर देंगे, आपके पास पीएच आ जाएगी। ठीक है, log वैल्यूज कैसे याद रखें? देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3, 3 की 0.4। अब याद कैसे करें? देखो जो भी आपके पास नंबर है उससे आपको एक आगे बढ़ना है, लेकिन पॉइंट में। जैसे log 2 की वैल्यू 0.3 है, अब इसमें आपने एक ऐड कर दिया, अब आपको 1.5 के अप्रोक्स ऐड करना है, तो 3 में क्या हो जाएगा? 0.47, यानी कि लगभग आपने 1.5 ऐड कर दिया। फिर 2 ऐड करना है, 0.4 की वैल्यू क्या हो गई? 6। फिर से क्या करना है? 2 ऐड करना है, फिर से क्या ऐड करना है? 1.5 ऐड करना है। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.7। 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.76, अप्रोक्सीमेटली 1.5। मतलब अगर आप इसे 0.45 लिख के भी सॉल्व कर देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसे 0.75 लिख के भी सॉल्व कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस तरीके से आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा तरीका अगर याद रखने का पता है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। The pH of blood is maintained by buffer। देखो हमारा ब्लड जो है वो एक बफर सॉल्यूशन होता है। क्या होते हैं बफर? पहले तो इस बेसिक चीज को समझ लेते हैं। बफर बेसिकली, buffers are pH resisting solutions to an extent। ये भी याद रखिए, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है, अगर आपने किसी चीज के अंदर बफर ऐड कर दिया और अब आप उसके अंदर एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, लेकिन टू एन एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि आप डालते रहेंगे और वो पीएच को रोकता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो बफर पीएच को रेजिस्ट, पीएच चेंज को रेजिस्ट करने वाले सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब बफर दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं एसिडिक बफर और एक होते हैं बेसिक बफर। एसिडिक और बेसिक बफर का मतलब ये नहीं है कि ये एसिड की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं होने देगा, ये बेस की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं होने देगा। बनाने का तरीका है ये। एसिडिक बफर का मतलब होता है अगर आप कोई वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, जैसे वीक एसिड है CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया। अब इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये NaOH के साथ मैंने इसका बेस बना दिया क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास एक एसिडिक बफर बन गया। बेसिक बफर, मान लो कि कोई वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वीक बेस का ही सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ये मैंने HCl के साथ इसका ले लिया, तो ये हमारे पास कैसा कहलाएगा? बेसिक बफर। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा एसिडिक बफर होगा,
कौन सा बेसिक बफर होगा इस बार एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे इस बात के, ठीक है। और दूसरा आपसे यहां पर पूछा गया है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा एसिडिक और बेसिक बफर काम करता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, फॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हैं जो हमारे ब्लड की पीएच को और हमारी बॉडी फ्लूइड्स की पीएच को चेंज होने से बचाते हैं, क्योंकि हम एसिडिक चीजें भी खाते हैं, बेसिक चीजें भी खाते हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं। अगर ब्लड की पीएच चेंज हो गई या हमारे बाकी फ्लूइड्स की पीएच चेंज हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो आवर बॉडी हैज डेवलप्ड सम बफर सिस्टम। तो हमारे ब्लड की जो पीएच है, जो कि थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, 7 से ज्यादा है तो थोड़ा सा बेसिक होता है, बी फॉर ब्लड, बी फॉर बेसिक। तो ये हमारे पास ध्यान रखिए कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। और इसकी हेल्प करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम, याद रखिएगा ये भी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, टीजीटी में भी आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। ये एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर इस चीज को मेंटेन करता है। लेकिन अभी तो मैंने बोला कि फॉस्फेट, बाइफॉस्फेट भी होता है, बिल्कुल होता है, तो फिर ये आंसर क्यों नहीं है? ये एक्चुअली आपकी जो रीनल फ्लूइड्स हैं, यानी कि आपकी यूरिन वाली जो पीएच है उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसे मेंटेन करने के लिए काम करता है। यानी कि किडनी जोन में जो हमारे, जहां पर रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जहां पर ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, उस पीएच को फॉस्फेट बाइफॉस्फेट बफर सिस्टम मेंटेन करता है। क्लियर? तो ये हमारे पास किसके बारे में था, देखते हैं। बफर, the pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. The pH of ammonium acetate solution will be, देखिए अब क्या दिया गया है, आपको दिया गया है acetic acid, that is CH3COOH, प्लस आपको दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक वीक बेस है और ये एक वीक एसिड है। कह रहा है कि आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम एसिटेट अलोंग विद वाटर। ये जो हमारे पास सॉल्ट बन रहा है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हमारी रिवर्ट रिएक्शन देगा। तो वो कह रहा है कि उसकी हमें क्या बतानी है, पीएच बतानी है। हमें क्या बताना है, पीएच। क्या है ये, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने जो आपको लिख के दिखाया है ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और मैं कह रहा हूं कि इसका उल्टा करना है। सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो ये बनेंगे और आपको पीएच बतानी है, यानी कि रिएक्शन को उल्टा लिखना है। तो इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/Kc। बिल्कुल शुरू में ही मैंने आपको पढ़ाया था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है, उससे बॉडी की पीएच भी मेंटेन होती है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के एक बार फॉर्मूले देखिए, इसको रटिएगा मत, इसको बेसिक से तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अभी देखो ये ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का काम है, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। क्लास में अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं क्लास में तो डेफिनेटली आपको ये आता है, आप 5 मिनट में सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। बट अभी आप प्लीज इसे समझने की कोशिश करिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मिक्स करेंगे तो न्यूट्रल रिएक्शन होगी, ना H पॉजिटिव बचेगा ना ही OH नेगेटिव। मैंने अभी सॉल्ट के नेचर में आपको पढ़ाया है। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो नेचर होगा बेसिक। हाइड्रोलिसिस की डिग्री, कितना हाइड्रोलाइज होगा, सॉल्ट आपने पानी में डाला, कितना वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वो किससे डिसाइड होगा, Kw, जिसकी वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻14, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये। C है कंसेंट्रेशन और A है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो आप वीक एसिड ले रहे हैं वो कितना टूट रहा है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा Kw/Ka, वीक के हिसाब से चलना है आपको। और पीएच वैल्यू हो जाएगी 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C, क्योंकि एसिड है तो सारी चीजें प्लस रहेंगी। पीएच का फॉर्मूला ही H पॉजिटिव की टर्म में है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, तो H की वैल्यू यहां पर आप Ka यूज कर रहे थे, यहां बस Kb यूज करना है, वीक बेस है, Kw डिवाइडेड बाय Kb। अब क्योंकि POH जो है, pH प्लस POH Kw के इक्वल होता है, तो एसिडिटी अगर निकालनी है तो 14 में से POH को माइनस करते हैं, यानी कि बेस वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो
तो pKw माइनस बेस की जो वैल्यू है माइनस log C, ये pH का फॉर्मूला बन गया। अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो नेचर कैसा होगा? देखो, अगर एसिड ज्यादा टूटता है तो सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक। दोनों वीक है लेकिन दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर नहीं होता है, कोई ज्यादा टूट सकता है कोई कम। अगर बेसिक सॉल्यूशन है इसका मतलब बेस ज्यादा टूट रहा है, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। तो वीक एसिड और वीक बेस में जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है कौन ज्यादा डिसोसिएट होता है, एसिड या बेस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H अंडर रूट KW डिवाइडेड बाय KA एंड KB, क्योंकि इस बार दोनों ही वीक है। यहां पर क्या हो गया? सिंपल ऐसे ही। अब फॉर्मूला देखिए, एसिड वाला प्लस रहेगा, बेस वाला माइनस रहेगा, pKw प्लस pKa माइनस pKb। हमें दिए गए थे दोनों ही, हमारे पास एसिटिक एसिड था और हमारे पास क्या दिया गया था? वीक बेस दिया गया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पीएच हमें निकालनी थी, तो फॉर्मूला ये रहा 1/2 pKw कितना हो जाएगा? 14 प्लस pKa 4.75 माइनस pKb 4.65। बस सॉल्व करना था भाई, ये सॉल्व करना था बस, और कुछ नहीं करना था। 4.76 ये करना था आपको 1/2 14 माइनस प्लस 4.76 माइनस 4.75, तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा? 7। ये 7 0.005, ये 7 तो इससे बनता ना, ये कितना बच जाएगा? 0.05 और बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? 7.005। सी करेक्ट आंसर। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फॉर्मूले को याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश की है कि वीक के हिसाब से चलना है, वीक के हिसाब से डिसाइड होगा। एक ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ये जरूर काम आएगा। इसको एक बार 100% रिकैप करिएगा। क्वेश्चन एस्टेट में इससे इजी आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा है। जो एनसीईआरटी बुल सीरीज है, इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं जितना पॉसिबल है वाया PYQs। बाकी टॉपिक सब कितने इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। इस सीरीज से आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे इक्विलिब्रियम पर अगर पिछले 7 साल में इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं तो इन टॉपिक्स पर अब स्पेसिफिकली ध्यान देना है। आई होप आप हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।